Hello friends, welcome to my YouTube channel. There is a big update for those aspirant who wanted to become assistant professor एंड या फिर परस्यू करना चाहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF। तो उनके लिए एक बिग अपडेट है। UGC नेट एग्जामिनेशन के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं दिसंबर 2023। एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी यहाँ पे आपके NTA है, तो NTA द्वारा यहाँ पे एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। तो आइए समझ कौन कौन सी हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फॉर फिलिंग द फॉर्म। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे दी हुई है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं, जिनकी तारीख रहेगी 30 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक। लास्ट डेट आपकी एग्जामिनेशन फ़ी के लिए 29 अक्टूबर रहेगी। जनरल कैंडिडेट के लिए फ़ीस रहेगी 1150 रुपीज़। जनरल EWS OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट के लिए रहेगी 600। SCs STs और PWD और थर्ड जेंडर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस रहेगी 325। ठीक है। अगर आप फॉर्म फिल करते हैं और कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन तारीख रहेगी आपके 30 से लेकर 31 अक्टूबर, 2 दिन मिलेगा आपको। अभी एग्जामिनेशन सेंटर और उसकी सिटीज़ और एडमिट कार्ड का अनाउंसमेंट आपको कर दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी आपके 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक। पेपर का आपका टाइम रहेगा, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। ड्यूरेशन रहेगा इसका 180 मिनट, लगभग 3 घंटे। नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं रहेगा इसमें बीच में। 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट आपके 9 AM से लेकर 12 PM तक। सेकंड शिफ्ट रहेगी 3 PM से लेकर 6 PM तक। एंड जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन तारीख आपकी रहेगी यहाँ पे 10 जनवरी। ठीक है। तो वेबसाइट आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब आइए हम थोड़ा इसका पेपर के बारे में जान लेते हैं कि पेपर कौन कौन से होंगे इसमें। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका रहेगा ऑनलाइन, CBT होगा इसमें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपके 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें आपके इंफॉर्मेशन जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के क्वेश्चन आप उसमें पूछे जाएंगे एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। जो पेपर 2 होगा आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट का रहेगा, तो सब्जेक्ट कोड भी इसमें दिए हुए हैं, उसको भी हम देख लेंगे। 200 मार्क्स का पेपर होगा और 100 नंबर के आपका 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, जो रिलेटेड होंगे आपके डिफरेंट आपके सब्जेक्ट से। जो सिलेबस का लिंक है वो आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। तो पेपर फॉर्म फिल करने के लिए आपको एक सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगी इसमें आपको आपकी खुद की डिटेल फिल करनी होगी। आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। जो डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी 10th सेकेंडरी मार्कशीट की, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जब आप इसको फिल करोगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएंगे और पासवर्ड आपके मैसेज के द्वारा या ईमेल आईडी पे सेंड कर दिए जाएंगे। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना रहेगा, तो जिसमें आपको फ़ोटो अपलोड करनी है आपकी। तो फ़ोटो अपलोड आपका 80% पे फेस विदाउट मास्क होना चाहिए, है ना। साइज़ रहेगी 10 KB से लेकर 200 KB तक। कलर्ड फ़ोटो होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ, है ना, ये ध्यान रखिएगा, कलर्ड फ़ोटो और वाइट बैकग्राउंड के साथ। फिर कैंडिडेट सिग्नेचर आपके 4 KB से लेकर 30 KB। तो इसको भी थोड़ा हम डिटेल में देख लेंगे। इसका मीडियम ऑफ पेपर, मीडियम आपका 2 रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। तो आपको देख लेना, अगर जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट है वो तो पर्टिकुलर लैंग्वेज में आएंगे। और जो अदर सब्जेक्ट, जो अदर पेपर 1 है जैसे तो हिंदी और इंग्लिश, उसमें आपके प्रत्येक क्वेश्चन के 2 लैंग्वेज रहेगी। अगर कोई पेपर में मिस्टेक हो जाती है, मतलब कोई क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी होती है, अस्पष्ट क्वेश्चन होता है, तो इंग्लिश वर्जन को ही मान्य माना जाएगा, है ना। और दूसरी बात, आपको केयरफुली आपका मीडियम ऑफ पेपर सेलेक्ट करना है, उसी मीडियम पेपर से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा इसको, क्योंकि एक बार आपने जो ऑप्शन चूज़ किया, जो लैंग्वेज सेलेक्ट की, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा। मार्किंग स्कीम, ईच क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। कोई आपके क्वेश्चन गलत हो, एम्बिग्यूटी होती है, अस्पष्ट या मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल आंसर होते हैं, तो जो भी आपने एक आंसर सेलेक्ट किया है, अगर वो सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाता है, अगर क्वेश्चन गलत होता है, इनकरेक्ट होता है, उसको ड्रॉप किया जाता है, ठीक है, NTA द्वारा ही, तो उसके लिए आपको +2 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने उसको अटैम्प्ट किया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अटैम्प्ट जरूर करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। दूसरी बात, आपको इसमें ये देखना है कि आपके कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे अगर आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया है, अनआंसर्ड, अनअटेम्प्टेड, और या फिर मार्क कर दिया है रिव्यू के लिए, तो उसके लिए भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे।
अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मास्टर डिग्री जो पीजी होना चाहिए 55% उसकी क्राइटेरिया रखा हुआ है। जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है, एसटीज और थर्ड जेंडर कैंडिडेट है, उनके लिए 50 मार्क्स 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। दोज कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग मास्टर डिग्री एंड उनका फाइनल ईयर चल रहा है ना, तो थोड़ा देख लीजिएगा, उनको भी इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं जेआरएफ के लिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई एलिजिबल तभी माना जाएगा अगर उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री पास कर ली है। ठीक है, लेकिन उसमें 55% होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी नॉन क्रिमिनल एससी एसटी के लिए 50% होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट हैं, जैसे उसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं नेट के लिए दे रहे हैं कि जेआरएफ के लिए दे रहे हैं, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, है ना। क्योंकि जेआरएफ में आपको एक क्या कहते हैं उसको, गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट दिया जाता है ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आप जेआरएफ के लिए आपको कंसीडर नहीं कर सकते हैं उस स्कोर कार्ड से। लेकिन जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर रहे हैं जेआरएफ के लिए और वो रिसर्च कर रहे हैं इन सब्जेक्ट में, ठीक है, तो उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल माना जाएगा। डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर, आईआईटीज़ के लिए जो उनके जेआरएफ को, है ना, जो उनको जेआरएफ अवार्ड की गई है उसको फुल टाइम रिसर्च में वो बदल सकते हैं। वो उनके प्रोसीजर जो भी वो डिसाइड करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आप देख लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट है जिनको जेआरएफ अवार्ड किया जाएगा, मतलब जो जेआरएफ करेंगे उनको फेलोशिप दी जाएगी यूजीसी द्वारा, है ना, जो जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज़, इंस्टीट्यूशन से वो जेआरएफ कर रहे हैं। और यह कब तक रहेगी? 3 इयर्स के लिए होगी, जब से तारीख इसकी डिसाइड होगी जहाँ से इशू होगा जेआरएफ लेटर। ठीक है, अगर उन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया एमफिल और पीएचडी तो उनके जो फेलोशिप स्टार्ट होगी वो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट नेट से, या फिर जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग रही है उनकी एमफिल या पीएचडी के लिए जो भी तारीख बाद की होगी, लेटर होगी, वहाँ से उनकी स्कॉलरशिप या फेलोशिप चालू हो जाएगी। तो अब हम एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो नेट, स्लेट और सेट कैंडिडेट जो क्वालिफाई कैंडिडेट है ना, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी रहेगी किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अभी तो डिसाइड है, अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजट के द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने 1989 से पहले यूजीसी, सीएसआईआर, जेआरएफ एग्जामिनेशन पास कर रखा है उनको भी एग्जाम्प्ट किया हुआ है नेट में अपेयरिंग होने से। जो सेट कैंडिडेट्स हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट है, अगर उन्होंने 2002 1 जून 2002 से पहले इसको क्वालिफाई कर रखा है तो वो भी एग्जाम्प्ट है, उनको भी छूट दी गई है। 2002 के बाद वाले जो सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर अदर स्टेट के लिए अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए, तो वहाँ पे नेट करना एलिजिबल होगा, क्योंकि उनका जो सेट है, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो 2002 के बाद जो उन्होंने किया है वो उस पर्टिकुलर स्टेट में ही मान्य होगा। ये थोड़ा देख लीजिएगा, पे दी हुई है फॉर जेआरएफ, ये नॉट मोर देन 30 ईयर्स, मैक्सिमम है 30 ईयर्स। फर्स्ट जो इसकी में गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से पहले आपका, मतलब उसके बाद अगर आपकी एज बढ़ गई है 30 से 31 भी हो गए तो उसको भी मान्य नहीं किया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि जो इसमें एलिजिबिलिटी के लिए जो मास्टर डिग्री में 55% या 50 मांगा गया है उसको राउंड ऑफ भी नहीं है, मतलब वो 55 उधर से 49.5 कोई मान्य नहीं किया जाएगा या 54.5 कोई मान्य, राउंड ऑफ नहीं होना चाहिए, वो इससे अबव होना चाहिए, 55 या 55 से अबव। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीट्स रिजर्वेशन देख लेते हैं।
50% सीट्स एससी कैंडिडेट्स के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रहेगी, 7.5% फॉर एसटी कैंडिडेट, 27% फॉर ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट्स। वह भी सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि देर विल बी सम कैंडिडेट्स, जो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो स्टेट में तो ओबीसी में आते हैं, लेकिन जो उनकी पर्टिकुलर कास्ट है ना वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में, तो उनको भी जनरल माना जाएगा, उनको जनरल से अप्लाई करना है। 10% जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए सीट रहेगी और 5% सीट पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स, उनकी डिसेबिलिटी 40% या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन देख लेते हैं। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और ओबीसी वही माने जाएंगे जो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में है। जो स्टेट ओबीसी लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनको जनरल माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए जो एमएचआरडी डिपार्टमेंट लेटर द्वारा जो समय समय पर जो लेटर जारी किए हुए हैं वहाँ से होना चाहिए आपका सेंटर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वही यहाँ पे मान्य होगा। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वह 2 पार्ट में कवर होगा। जो फर्स्ट पार्ट होगा रजिस्ट्रेशन पेज, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपकी बेसिक डिटेल आपको भरनी है यहाँ पे, नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पे जो है वह होना चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होंगे जो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड किए जाएंगे। फिर आपको उससे लॉगिन करना है फर्दर आपको पार्ट 2 को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर वही आपको ओबीसी जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर यही जो इसमें दिया हुआ है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो लेटर कहाँ से जारी होना चाहिए वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फ़ोटोज़ के लिए देख लेते हैं। जो फ़ोटो आपको जो अपलोड करनी है उसकी जो मैक्सिमम मिनिमम से मैक्सिमम लिमिट है 10 KB से लेकर 200 KB तक की आपकी लिमिट दे रखी है। 6 to 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप बना लीजिए। जो कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, है ना। विदाउट एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ शेल भी रिजेक्टेड, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। और थोड़ा सा इसमें एक चीज़ देख लेंगे कि जो फ़ोटो आप अपलोड करेंगे वही आपको वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में ले जानी है एग्ज़ाम के टाइम, क्योंकि वो अटेंडेंस शीट पे उसी को पेस्ट किया जाएगा। सिग्नेचर आपको फुल सिग्नेचर करने हैं एक वाइट पेज पे, उसी को अपलोड करने जिसकी साइज 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। ब्लैक और ब्लू इंक पेन किसी से भी आप कर सकते हो, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कि आपको कम से कम 4 प्रिंट आउट कन्फर्मेशन पेज की आपको रखनी है। आपको प्रूफ ऑफ फीड पेड अपना उसको भी रसीद की भी आपको प्रिंट आउट रखनी है। फ़ोटोग्राफ्स आप 6 to 8 फ़ोटोग्राफ्स आप प्रिंट करवा लीजिए, निकलवा लीजिए। और जो भी आपका अगर नेम आपने चेंज करवाया है ना, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट में मैरिज के कारण या फिर कोई अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट में डाइवोर्सी या डिसिक्री तो भी नेम चेंज करवाया है तो उसके लिए आपको एक लीगल सर्टिफिकेट बनवाना रहेगा जो स्टाम्प पेपर पे, तो वही आप पे मान्य होगा। आधार कार्ड के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है कि जो एग्ज़ामिनेशन के टाइम जो आईडी आप लेके जाएं तो ज़रूरी नहीं आधार कार्ड हो, आधार कार्ड केवल आइडेंटिफिकेशन की एक आईडीज़ में से एक है। इसके अलावा राशन कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, है ना, बैंक अकाउंट नंबर, तो पासपोर्ट नंबर, जो भी आपकी रिलेवेंट गवर्नमेंट आईडी है, वैलिड गवर्नमेंट आईडी, उसको आप कैरी कर सकते हैं। में आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। एडमिट कार्ड आपको ले जाना है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ, जिसको फिल करना है आपको एनटी वेबसाइट से डाउनलोड आपको करना रहेगा। सिंपल ट्रांसपेरेंट बाल पॉइंट पेन, है ना। एडिशनल फोटोग्राफ आपको अटेंडेंस शीट पे पेस्ट करने के लिए वो सेम होना चाहिए जो फ़ोटो आप अपलोड करोगे। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आईडी प्रूफ, जो इलेक्शन कार्ड हो सकता है आपका, है ना, राशन कार्ड हो सकता है, तो ये आप ले जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वैलिड गवर्नमेंट आईडी आप ले जा सकते हो, आधार कार्ड भी ले जा सकते हो, आधार कार्ड भी है। तो ये सब आपको इन जिनकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी एग्जामिनेशन सेंटर में। तो आई होप हमने कई चीज़ों को इसमें कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे मॉक टेस्ट आप जो एग्ज़ाम दोगे ना उसका मॉक टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, सॉरी एग्जामिनेशन जो भी सब्जेक्ट आप दोगे उसके ऑनलाइन टेस्ट का एक मॉक टेस्ट का लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। थैंक यू।